आगामी 23 जुलाई को भारत का बजट भारत सरकार के द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बजट के लिए संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का ब्यौरा रखवाएगा। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये तो है संवैधानिक शब्द। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो बजट सरकार के एक वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों या आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। वित्तीय वर्ष का संबंध 1 अप्रैल से 31 मार्च की समयावधि के लिए होता है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की समयावधि के बीच भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का ब्यौरा बजट होता है। अब हम अगर बजट को थोड़ा सा और आसान भाषा में समझें तो सरकार की आय के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों को रखा जाता है। वहीं व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय को परिभाषित किया जाता है। अब इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आय के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती है। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सरकार के आय के उन स्रोतों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है तथा उनसे सरकार के ऊपर किसी तरह के उत्तरदायित्व का सृजन नहीं होता है, जैसे कर से प्राप्त आय, लाभ और लाभांश, ब्याज की प्राप्ति तथा अन्य। वहीं दूसरी तरफ पूंजीगत प्राप्ति का संबंध सरकार के उस आय से है जिसमें मुख्यतः 3 बातों को शामिल किया जाता है। पहला, अगर उसका संबंध किसी पूर्व वित्त वर्ष से हो, जैसे पीछे किसी वर्ष में सरकार ने अगर किसी को ऋण दे रखा है, उस ऋण की अगर पुनर्प्राप्ति हो जाती है तो उसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में शामिल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार अगर अपने खर्च को पूरा करने के लिए उस वित्तीय वर्ष में कहीं से ऋण पर पैसे लेती है तो उसे भी पूंजीगत प्राप्ति में शामिल माना जाता है। इन पैसों से सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व का सृजन होता है। तीसरी चीज है विनिवेश। सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए कई बार अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों को, कुछ प्रतिशत हिस्सों को बेच देती है। अगर सरकार अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों को बेच देती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश से जो आय की प्राप्ति होती है उसे भी पूंजीगत प्राप्ति में शामिल किया जाता है। इनसे सरकार के संपत्ति में कमी आती है। अब हम सरकार के खर्च की बात करते हैं। सरकार के खर्च को भी राजस्व खर्च तथा पूंजीगत खर्च में या राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में विभाजित किया जाता है। राजस्व व्यय के अंतर्गत कुछ चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकारी सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय, सब्सिडी, अनुदान तथा ब्याज की अदायगी। इन सारे खर्चों को अगर हम समझें तो इसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। अर्थात राजस्व व्यय के अंतर्गत वैसे खर्च होते हैं जिनका संबंध पूरी तरह से उसी वित्तीय वर्ष से होता है तथा इसमें सामान्यतः किसी प्रकार की संपत्ति का सृजन नहीं होता है। अब अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय में वैसे व्यय शामिल होते हैं जिनमें खर्च तो उसी वित्तीय वर्ष में होता है लेकिन आगे आने वाले समय में उसका फायदा मिल सकता है। ऐसे व्यय में अर्थात पूंजीगत व्यय में सरकार की संपत्ति का भी सृजन होता है। जैसे सरकार ने अगर कोई हॉस्पिटल बना दिया, तो हॉस्पिटल तो इसी वित्तीय वर्ष में बना लेकिन उसका फायदा आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में मिलेगा। इस प्रकार सरकार के व्यय को भी हमने राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में विभाजित किया। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आप देख रहे हैं प्रशस्ति IAS अकेडमी। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज आपके नॉलेज को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। थैंक यू।